हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बीपीएससी 143 ये सब्जेक्ट कोड है। पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास रहने वाली है। इसके अंदर आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अब हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर, राज्य राजनीति के अध्ययन के प्रमुख उपागम क्या है? देखिए, ये जो शब्द है उपागम, ये होता है, इसका मतलब है दृष्टिकोण के उसके ऊपर अध्ययन करना, किसी भी चीज के ऊपर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है राज्य राजनीति के अध्ययन के प्रमुख उपागम क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, उसके प्रमुख दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, उसको समझने की तकनीक क्या है, उसकी पद्धति क्या है। ये इस तरीके का प्रश्न है। अब यहां पर यह हो सकता है कि राज्य राजनीति के अध्ययन के प्रमुख सिद्धांत बताइए, प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करिए या प्रमुख सिद्धांतों को परिभाषित करिए। यह प्रश्न इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि इसके सिद्धांत होते क्या हैं राज्य राजनीति के। तो वो आज हम समझेंगे। राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से 3 उपागमों, दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहां पर आ गया ना दृष्टिकोण, नजरिया, कि क्या नजरिया है, क्या सिद्धांत है, उसको हमें समझना है। पहला आता है इसके अंदर संस्थागत उपागम, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें राज्य की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो संस्थाएं होती हैं किसी भी राज्य की, चाहे उसमें विधायिका हो, न्यायपालिका हो और कार्यपालिका हो, इनका क्या होता है, इन सारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है संस्थागत उपागम में। देखिए, इसके अंदर शब्द आ रहा है ना संस्था, तो ये सारी क्या है, ये संस्था ही तो है। ये अगर आप विधायिका की बात करिए या न्यायपालिका या कार्यपालिका की, तो ये सब कहाँ आएंगे, संस्थाओं में ही गिने जाएंगे। तो ये क्या है, संस्थागत उपागम है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। इसमें राज्य के संसाधनों, विकास, कृषि, उद्योग और आर्थिक नीतियों का राजनीति पर प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, यानी कि राजनीति पर इन सारी चीजों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहां के संसाधनों का, होने वाले विकास का, कृषि का और उद्योग और आर्थिक नीतियों का राज्य की राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उस सारी चीजों को देखा जाता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम के अंदर। इसके अंदर देखिए, ये राजनीति शब्द आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, राजनीति को देख रहा है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उपागम क्या है कि अर्थव्यवस्था से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे संसाधन है, विकास है या कृषि है या उद्योग है, किससे जुड़ा हुआ है, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये राजनीति का एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका सारा ये डेटा इकट्ठा कर रहा है, उसका सारा क्या कर रहा है, ये एक तरीके से उसका अध्ययन कर रहा है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, व्यवहारवादी उपादम, बिहेवियरल अप्रोच। इसमें राजनीतिक दलों, चुनाव, मतदान के व्यवहार और जन भागीदारी का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें राजनीतिक दलों का, देखिए, जो उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके जो बाहरी जितनी भी उनका एक बिहेवियर है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, इसमें सारी अप्रोच देखी जा रही है, जिसमें राजनीतिक दलों का, चुनाव का, मतदान के व्यवहार और जन भागीदारी का अध्ययन हो रहा है। लेकिन यह अध्ययन उनका इंटरनली नहीं है। हम किसी को इंटरनली कैसे समझ सकते हैं, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है वो आप कैसे समझोगे, है ना। लेकिन बाहरी रूप से जितने भी उनके, जो भी मतलब उनका बिहेवियर है, जो भी सारी चीजें वो कर रहे हैं, उनका व्यवहार जो है वो उनके बाहरी तौर तरीकों से समझ में आ रहा है। और बाहरी उनकी जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी बाहरी उनका एक तरीके से व्यवहार है, उसको समझने के लिए व्यवहारवादी उपागम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के मुख्य कारण क्या है? भाई, केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं, जो उनके रिश्ता होता है, उसमें तनाव, स्ट्रेस तक क्या कारण होता है? भारत में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण होता है राज्यपाल का पद। अक्सर राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं और राज्य की चुनी हुई सरकारों को परेशान कर, केंद्र जो राज्यपाल होता है उनको अपॉइंट करता है केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य के अंदर अपना एक राज्यपाल बिठा करके रखती है। अब अगर केंद्र के अंदर वो सरकार है जो राज्य में भी है, एक ही पार्टी की सरकार है,
तो राज्यपाल कुछ नहीं कहेगा, राज्यपाल बहुत आराम से सारी चीजें होने देगा, चलने देगा। लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो फिर राज्यपाल क्या करेगा, हर चीज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि राज्य और केंद्र के बीच में हमेशा घमासान लगा रहता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल कोई भी स्वीकृति नहीं करते किसी भी काम के ऊपर, और हर काम के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते रहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें वित्तीय निर्भरता। राज्य अपने राजस्व के लिए काफी हद तक केंद्र पर निर्भर है। देखिए, जो भी राज्य होते हैं उनको चलाने के लिए सुचारू रूप से, ढंग तरीके से, और वहां पर विकास करने के लिए पैसा जो आता है वो आता है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ही उन्हें बजट देती है, बजट पास करती है कि भाई इतना पैसा हम आपके स्टेट को दे रहे हैं, आप अपने स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करिए। पर जब ये पैसा कट करके आता है या मनी आने में काफी ज्यादा डिले होता है, लेट होता है, तो फिर क्या होता है, अ, केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में तनाव पैदा होने लगता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। केंद्र द्वारा राज्यों में अक्सर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। केंद्र राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है कि भाई इस राज्य के अंदर अर्थव्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं चल रही है, आप इसके अंदर एक तरीके से अपना शासन लगा लीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो उससे भी क्या होता है, एक तरीके से उससे भी स्ट्रेस की मतलब के उत्पन्न होता है, स्ट्रेस मतलब तनाव बनता है केंद्र और राज्य के बीच में। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी का उपयोग। राज्यों का आरोप है कि केंद्र राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इन एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। जो भी ये बड़ी एजेंसियां हैं, जिसमें जैसे सीबीआई आ गई या ईडी आ गई, है ना, तो ये सारी जो भी, या मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, ये जो भी जितनी भी सारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये क्या करती हैं, ये राज्य को एक तरीके से किसी ना किसी मसले में फंसा के रखती है, या उसके जो भी नेता होते हैं उनको किसी ना किसी मामले में, मसले में फंसा करके रखती हैं। उससे क्या होता है कि राज्य क्या कहता है, भाई ये अपनी जो शक्तियां, इनकी ये जो एजेंसियां हैं इनके पास में, ये इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं, भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण बताइए। भारत में क्षेत्रीय दलों के तेजी से उभरने के मुख्य कारण हैं। अब उन मुख्य कारण को समझ लो। पहला, विविधता और क्षेत्रीय पहचान। भारत की विविधता, जहां हर क्षेत्र की अपनी भाषा, संस्कृति और अलग समस्याएं हैं। भारत के अंदर क्या है, बहुत सारी विविधताएं, हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा है। अगर आप साउथ में जाओगे तो उनकी लैंग्वेज अलग है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो लैंग्वेज अलग है। अगर आप भारत के उत्तरी क्षेत्र में जाओगे, ठीक है, वहां की भाषा अलग है। तो ये जो है संस्कृतियां अलग होना या भाषाओं के अलग होने से क्या हो रहा है कि एक तरीके से क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, क्षेत्रीय दल उभरते हैं इससे, है ना। अब अब इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय दलों की विफलता होने लगती है। जब राष्ट्रीय पार्टियां किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की स्थानीय समस्याओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहती है, राष्ट्रीय दलों की विफलता होने लगती है। भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण यही है कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी विफलता शुरू हो जाती है, जब वो भाई पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं हर जगह पर। कुछ जगहों पर उनका फोकस ज्यादा होता है और कुछ जगहों पर उनका फोकस कम रहता है। तो जहां पर कम फोकस है वहां की जनता, सीधी बात है भाई, वो वहां की जनता थोड़ी तो बागी होगी, जो केंद्रीय सरकार है उसके खिलाफ में। तो वहां पर क्या होता है, फिर वहां पर क्षेत्रीय दलों का उदय होना चालू हो जाता है। क्योंकि भाई किसी ना किसी को तो एक आगे बढ़ करके आना ही होगा ना किसी के लिए। इसका सामाजिक आर्थिक कारक क्या है, क्षेत्रीय असमानता और संसाधनों के असमान वितरण के कारण स्थानीय लोगों में असंतोष पैदा होता है। अब देखिए वही पॉइंट आगे है कि जहां पर स्थानीय लोग रह रहे हैं, जिस क्षेत्र के अंदर, अगर वहां पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार अपना फोकस नहीं कर रही है, तो क्या होता है, वहां पर लोगों में असंतोष पैदा होने लगता है। वहां के जो संसाधन है, वहां पर कोई संसाधन नहीं होता है, तो वहां के लोग क्या करते हैं भाई, कि भाई यहाँ पर तो कोई चीज है नहीं, तो हमें एक तरीके से, हमें विकास से एक तरीके से हटा दिया गया, दूर कर दिया गया हमें विकास से, हमारे लिए, लोगों के लिए विकास नहीं हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राज्य की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करिएगा। भारतीय राज्यों की राजनीति में जाति बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पहला तो इसमें क्या होता है, वोट बैंक की राजनीति होती है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल विभिन्न जातियों को बोलबंद, लम्प टुगेदर करते हैं। यानी कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये क्या करते हैं, चुनाव जीतने के लिए जातियों को एक साथ आने के लिए, मिला करके आने के लिए कहते हैं कि भाई आप मिल करके सब आइए। ये है एक तरीके की वोट बैंक की राजनीति। अगला क्या है, इसमें जाति आधारित आरक्षण और नीतियां। राजनीति में जातिगत आरक्षण और सुविधाओं को लेकर लगातार प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। हर कम्युनिटी, हर जाति ये चाहती है कि भाई ज्यादा ज्यादा हमारे लोग ही
एक तरीके से प्रशासनिक सेवाओं में हो या हमारे लोगों की भागीदारी समाज में ज्यादा बढ़े, तो वो क्या करते हैं कि जाति के धर्म पर, जाति के नाम पर वो तो कहते हैं कि भाई हमारे लोगों को ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए समाज के अंदर। अब इसमें आता है इन दबाव समूह, शक्तिशाली जातियां जैसे हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा दबाव समूह के रूप में सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, या अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो वहां पर क्या है, ये कम्युनिटियां बहुत ज्यादा, मतलब कि वहां की जो लोकल कम्युनिटी है वो यही है। हरियाणा में जैसे जाट हो गए, गुर्जर समुदाय हो गया, या महाराष्ट्र में ये मराठा लोग हो गए। तो इनका क्या रहता है फोकस कि भाई ये इतनी तादाद में है, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र के अंदर अगर आप मराठाओं की बात नहीं करोगे तो क्या वो पार्टी जीत पाएगी? बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। क्योंकि भाई महाराष्ट्र पहचाना जो जाता है वो किस चीज के लिए? मराठाओं के लिए। तो मराठा जो पुराने शासक थे उनके लिए पहचाना जाता है। जो उनके वंशज हैं, जो आज महाराष्ट्र में पूरा रह रहे हैं, जो मराठा रह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनसे तो महाराष्ट्र की पहचान है। अब अगर आप उनको ही नेग्लेक्ट कर दोगे, कोई नहीं सरकार अगर उनको नेग्लेक्ट कर देगी, तो फिर क्या वो उस सरकार को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो किसको वोट देंगे? जो मराठियों की बात करेगा। ऐसे ही जाट है, अगर हरियाणा में आप जाटों की बात नहीं करोगे, गुर्जरों की बात नहीं करोगे, उनके लिए आप वो व्यवस्थाओं की बात नहीं करोगे, उनके लिए मैनिफेस्टो में अपने तैयार नहीं करोगे कोई स्पेशल चीजें, तो वो क्या होगा, वो सरकार से वो लूट जाएंगे। जाटों का वोट नहीं जाएगा उस सरकार के पक्ष में जो वे जाटों की बात नहीं करेगी। सीधी सी बात है, अगर भारत की सरकार कि हिंदुओं की बात नहीं करेगी तो हिंदू रूठ जाएंगे ना, सीधा सीधा यही है। तो इसीलिए जरूरी है कि भाई हिंदुओं को भी या जो भी कम्युनिटी है उसको लेकर के साथ चलना ही पड़ेगा। हर सरकार को इस तरीके से ही खींचतान लगी रहती है कि भाई हम आपकी बात कर रहे हैं, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी पार्टी आपको ये सुविधाएं मुहैया कराएगी। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस क्लास का अगर आप पार्ट 2 भी चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में सिर्फ 10 लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमें पार्ट 2 चाहिए, तो हम उसका पार्ट 2 भी बना देंगे। थैंक यू सो मच।